भुगतना पड़ रहा है उनको। ठीक। दुष्यंत गौतम जो कि दिल्ली का दलित चेहरा और पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा, अगर मुख्यमंत्री के चेहरों की बात करें तो ये चेहरा भी उस दौड़ में हो सकता है अगर पार्टी अपने दलित नेता के तौर पर किसी को स्थापित करना चाहे। लेकिन सवाल यह दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम का नहीं, सवाल उस आंदोलन का है जिस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले। तमाम सारे आंदोलन आपने देखे, अगर जेपी आंदोलन की चर्चा करें तो जेपी आंदोलन के बारे में कहा गया कि वो सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ आंदोलन था, लेकिन अन्ना का आंदोलन, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन वो पूरी देश को लेकर था और वो एक देश की संसद के खिलाफ था। ऐसा आंदोलन जिसकी चर्चा देर रात तक संसद में अगर होती रही तो वो अन्ना और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन था। और उस आंदोलन से निकले हुए अन्ना, उस आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल कब आंदोलन से सत्ता में पहुंच गए और कब सत्ता में पहुंचकर वो आप हो गए और कब आपसे आपदा हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। एक दशक के बाद अरविंद केजरीवाल जहां से चले थे वहीं पर वापस लौटे, लेकिन फर्क इतना था कि वो चेहरा ईमानदारी का नहीं था। उस चेहरे पर कई सारे भ्रष्टाचार के दाग लगे हुए थे और बड़ी कम संख्या में वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। एक एक करके वो सारे लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाने की कोशिश की वो धराशायी हो गए, या यूं कहे कि औंधे मुंह गिर गए। तमाम सारे चेहरे, तमाम नाम हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दिल्ली के आंदोलन को, दिल्ली के परिणामों को, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में दिल्ली का चेहरा कौन हो सकता है। संजय शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार नजर बनाए रहते हैं। संजय, ये तो तय हो चुका है कि शाम को संसदीय दल की बैठक होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर फ्रांस के दौरे पर जाएंगे, वहां से फिर अमेरिका के दौरे पर हैं, 4 दिन वो बाहर रहेंगे। लेकिन क्या माना जाए कि आज शाम को मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लग जाएगी और उसमें से जो नाम चल रहे हैं, जिनमें सिरसा का भी नाम है, प्रवेश वर्मा का भी नाम है, क्या इन्हीं के इर्द गिर्द कोई नाम होगा? देखिए, दिल्ली के बीजेपी का चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री पद के लिए, तो आज इसके नाम पर एक तरह से औपचारिक चर्चा हो जाएगी। आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शाम को होगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम पदाधिकारी भी आज शाम को बैठक में मौजूद रहने वाले। तो आज शाम को प्रधानमंत्री सबसे पहले जब बीजेपी दफ्तर में आएंगे, बीजेपी के मुख्यालय में आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनका एक जश्न भी होगा, उनका स्वागत भी होगा। उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिन नामों पर चर्चा होगी उनमें 3 से 4 नाम अहम महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। प्रवेश शर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया, इसके अलावा एक बड़ा नाम हो रहे मनजिंदर सिंह सिरसा। जी हाँ, ये सिख चेहरा है जो बीजेपी के टिकट पर जीत करके आए, मनजिंदर सिंह सिरसा, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि पंजाब में भी उनका फायदा मनजिंदर सिंह सिरसा को दिल्ली में सीएम बनाने का मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी से जो सिख वोटर नाराज है तो बीजेपी चाहती है कि किसी सिख नेता के हाथ में भी कमान दी जाए। तो एक चेहरा वो हो सकते हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी लगातार 3 बार दिल्ली से चुनाव जीतने वाले, लोकसभा का चुनाव जीतने वाले। सिरसा कुछ बोल रहे हैं। सिरसा की आवाज नहीं आ रही। संजय कुछ बोल रहे थे आप? जी मनोज, मैंने कहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा एक ऐसा चेहरा है जिसका फायदा बीजेपी को दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी मिल सकता है, और साथ ही साथ सिखों की एक तरह से जो नाराजगी है बीजेपी के प्रति वो दूर करने में वो फायदेमंद चेहरा हो सकते हैं। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया तो एक बड़े चेहरे के रूप में उभर के आए। इसके अलावा मनोज तिवारी जो लगातार 3 बार लोकसभा के सांसद चुने गए बीजेपी से, वो एकमात्र ऐसे नेता है जो दिल्ली से लगातार 3 बार जीत करके आए। उनका पूर्वांचल में अपना आधार है और इस बार पूर्वांचल का वोट बीजेपी को बड़ी संख्या में मिला, जिसके कारण बीजेपी को प्रचंड जीत भी मिली है। तो एक तरह से वो भी एक चेहरा है। इसके अलावा एक नाम सुनने में आ रहा है कर्नल सिंह का। जी हाँ, ये वो हैं जो यूएस बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, बीजेपी ओवरसीज के प्रेसिडेंट थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर के अब तक जितने अमेरिका के दौरे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़े रहे। उनकी प्रधानमंत्री की सारी सभाएं, सारे आयोजन का जिम्मा होता था अमेरिका में से लेकर के विदेशों में।
तो ये 3 से 4 ऐसे बड़े नाम हैं जो भावी मुख्यमंत्री के रूप में इनके नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन इस पर मोहर लगेगी, आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। इसके बाद में कुछ दिल्ली की बीजेपी के नेताओं के साथ अमित शाह भी चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ सरकार के गठन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अमित शाह अलग अलग नेताओं से बातचीत करेंगे दिल्ली बीजेपी के, उनके साथ बैठ करके भी सरकार के गठन की तैयारियां भी तेज हो जाएगी। कुल मिलाकर आपका ये मानना है संजय कि विदेश यात्रा पर जाने से पहले सरकार का गठन भी हो जाएगा, मुख्यमंत्री भी शपथ ले चुके होंगे और मंत्रिमंडल भी शपथ ले चुका होगा? देखिए, दिल्ली में सरकार के गठन की तैयारियां तो शुरू करनी ही होंगी, क्योंकि अब लगा बीजेपी सरकार में आने की, संजय एक बार सत्ता में आने का सिरसा रास्ता को सुन बन लेते चुका हैं। है। संजय सिरसा, देश की राजधानी है दिल्ली। कितने लंबे 23-24 साल के वनवास के बाद, नहीं 28 साल के वनवास के बाद हम वापस आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि जहां कोई नहीं जीत सकता वहां मोदी जी जिता सकते हैं। तरविंदर सिंह मारवा भी जीते जंगपुरा से, तो क्या माना जाए इस बार जो सिख वोट है पूरे बीजेपी के साथ? बिल्कुल, सिख वोट बीजेपी को डली और एक तरफा डली है। तरविंदर सिंह मलवा भी जीत रहे हैं, हमारे भाई लवली जी भी, अरविंदर सिंह लवली जी भी जीत रहे हैं और हमारी जो है क्या नाम इनका, बिदुड़ी साहब भी, रमेश बिदुड़ी जी भी जीत रहे हैं। जहाँ जहाँ सिख वोट है वहाँ हमारी पार्टी के लोग जीत रहे हैं। सीटों की बात करते तो अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके। जितने एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जितने मिनिस्टर थे, सारे के सारे एक्स एमएलए भी हो गए हैं। खुशी की बात यह है कि बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े मार्जिन से दिल्ली के लोगों ने हराया, सबक सिखाया। इस पूरे हार पर सर उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया है, उन्होंने महाभारत जो सीरियल है उसके एक क्लिप शेयर किया है। चलिए छोड़िए अमर अब्दुल्ला, और लड़ो आपस में, क्या कहेंगे? चलिए छोड़िए, हमें उसमें क्या लेना देना। अमर अब्दुल्ला जी को मनजिंदर सिंह सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा। कि क्या बहुत जल्द एक राजनीतिक पार्टी या एक विचारधारा थी भी या नहीं है, इस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वो खत्म हो गई, क्योंकि अभी भी अगर जिक्र करें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का, तो वोट बैंक अच्छा खासा है, 42 के आसपास कुछ वोट बैंक है। तो क्या मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उपस्थिति दर्ज करेंगे, या फिर यह माना जाए कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में और खत्म हो सकती है? आम आदमी पार्टी के कई नेता विधायक आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को छोड़कर जा सकते हैं। विश्वेंद्र जी, देखो, हमें नहीं लगता इस समय मनोज जी कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा कमज़ोर पड़ेगी। आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी, खूब हल्ला करेगी, आंदोलन से आई पार्टी है और आंदोलन के बाद वो लगातार आंदोलन सत्ता में रहते हुए करती रहेगी, तो वो आंदोलन जरूर करती रहेगी। विपक्ष में उसके 20 एमएलए भी आते हैं तो वो भी उसके बहुत है, और विपक्ष में उसकी जो भूमिका है, जैसे पंजाब में सरकार है, प्रदेश के पंजाब और दिल्ली के अलावा दूसरे प्रदेशों में संगठन बना हुआ है, तो वो संगठन चलता रहेगा। और अरविंद केजरीवाल यहाँ विपक्ष का मुद्दा लेंगे और पूरी भूमिका निभाएंगे। पूरी पार्टी एक संगठन के रूप में काम करेगी पूरे देश में। हाँ, ये अपना जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक के लिए भी सहयोग करेगी, ये निश्चित होगा। अरविंद केजरीवाल जी उधर जाएंगे, वहाँ सपोर्ट करेंगे, और मनीष सिसोदिया चूंकि एक अच्छे नेता है, सुलझे नेता है, उधर कहाँ जा पाएंगे? अभी तो कुछ दिनों पहले ये कांग्रेस को बाहर निकालने की बात कर रहे थे सर। अब इंडिया गठबंधन से। आज स्थिति बदल जाएगी, आज स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि वो बड़ा कुछ करे। बड़ा करने के लिए वो इंडिया ब्लॉक को इकट्ठा करेंगे, ऐसा उनका प्रयास रहेगा। संजीव पुनियाल मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास चलूंगा। संजीव साहब, बजट पर चर्चा चल रही थी, राष्ट्रपति का अभिभाषण था, और उस वक्त राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को तो संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल के पास जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में, जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का
रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल अपनी हार के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन एक संकेत उन्होंने जरूर दिया है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और समाज सेवा जिसका जिक्र वो अक्सर करते रहे हैं वो करते रहेंगे। वहीं तो कहीं खुशी कहीं गम अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर आपने देखा, एक निराशा थी, एक डर भी था, लेकिन एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाइए। आज आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतती हैं। पहले रमेश बिधूरी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं, हमने देखा मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जो मस्जिद के थे, तमाम लोग हार जाते हैं। किस तरह से सबको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज अगेन, नहीं। संकेत दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जीत का जश्न का समय नहीं है, जश्न वो भूल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जितने भी रणनीतिकार थे, सरकार चलाने वाले लोग थे, वो सब चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा हमने देखा, उस चेहरे पर तल्खी भी थी और निराशा भी थी। वहीं पर एक खुशी थी कि कम से कम इज्जत बच गई है। संजीव उनियाल साहब मेरे साथ मौजूद है। संजीव साहब, मैं चर्चा कर रहा था कि कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा कर रहे थे। इस बीच रवि किशन भी आ गए, एक बार सुन लेते हैं। युतुल जनता, समस्त पूर्वांचलिया समाज के हम हर हर महादेव धन्यवाद। माई बाबा काका बच्चा हो, हमार बात सुन ल, मन ल। काहे मोदी जी का जरूरत रहे, काहे भाजपा चाहिए, आप लोग सुने मेरी बात। और काहे हम बताए कि लोगन के जिंदगी झंड बा, शीश महल वाला लोगन के, ये लोगन के घमंड तोड़े का समय आ गई बा। तो धन्यवाद। तब उहर बात भइल ना, जब हम कहे कि तकरार छिड़ल बा त तकरार चली। भैया हो, भरपूर जवानी में तलवार चली, हुआ चलल ईमानदारी का तलवार। ई महफिल का मजा दिल्ली ले, कहे कि यहाँ मर्जी महादेव का चलल। महाकुंभ का आशीर्वाद, मिल्कीपुर एक ऐतिहासिक जीत की ओर जो बढ़ गया, उससे पता चल गया कि अयोध्या में कितना गुस्सा था। अयोध्या को जो लोगों ने मजाक बनाया था, वहां की सांसद जी को ट्रॉफी बना बना के ये लोग पार्लियामेंट में घूमते थे, वो ट्रॉफी बन चुके थे और अपने लड़के को उसी घमंड में वो लड़वा दिए और जनता ने जवाब दे दिया। और ये महाकुंभ का आशीर्वाद है, मोदी योगी का मैजिक चला, योगी महाराज की दिन रात की तपस्या वो चली और मिल्कीपुर ने आज इतिहास रचा। दिल्ली ने एक बहुत बड़ा इतिहास, 27 साल का भैया हो, हमनी का वनवास कटल। धन्यवाद, जय हो, धन्यवाद कहा। मेरी पूरी थकान चुनाव की जो
56 विधानसभाओं में 200 किलोमीटर, 250, 300 किलोमीटर बाय रोड चलते थे, झुग्गी झोपड़ियों में, नली गली में, ऐसी ऐसी जगह जहां आदमी कैसे जीता हम समझ, हमारी आज थकान कम हुई। मैं दिल्ली वालों, दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और निशब्द कर दिया आपने। हमके लगल कि हमार समाज हमार साथ तो हमेशा देला, कबो हमके मायूस ना कैले, वो सुपरस्टार भी बनौलस, हमके सांसद भी बनौलस, यह भोजपुरिया समाज, और दिल्ली भी जिताई, ये मालूम रहे, और पार्टी भी सही टाइम पे हमको सही जगह भेजी, सही संगठन ने हमारा इस्तेमाल किया। मैं संगठन को दिल से धन्यवाद देता हूं। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारे और इसके साथ ही तमाम दिग्गज जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी अपनी सीट हार रहे हैं। झूठ की तो हार होगी। देखिए, झूठ की उम्र बहुत कम होती है, याद रखना। कब तक झूठ की उम्र कम होती है। इन लोगों को हारना था क्योंकि इन लोगों ने मानवता के साथ धोखा किया, मनुष्य के साथ, समाज के साथ, पूर्वांचलियों के साथ धोखा किया। उनको हारना तय था। 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ना कितना मुश्किल था, कितना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विश्वास था मोदी जी पर, संगठन पे, एक एक कार्यकर्ता पर। उनको पता था कि हम लोगों ने तैयारी करके ये चुनाव बहुत तैयारी वाला चुनाव था। सीएम का फेस अभी कोई नहीं है। भाजपा में कोई भी होता है, भाजपा में कभी सीएम फेस आप देख लीजिए, हरियाणा में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी को नहीं पता था, खट्टर साहब को नहीं पता था, सैनी जी को नहीं पता था, देवेंद्र फडणवीस जी, किसी को नहीं मालूम होता। वहां पे मध्य प्रदेश में वो यादव जी को नहीं पता था। अचानक कोई चेहरा आएगा और सब लोग हाँ ऐसे हो जाएंगे। यही तो सुंदरता है भाजपा की। ऐसे क्या मुद्दे रहे जिन्होंने बीजेपी को इतने सालों बाद जीत दिलाने में मदद की? मोदी जी का चेहरा, उनका विश्वास, मोदी जी की ताकत, उनकी सच्चाई, निस्वार्थ संत मिले हैं और दिल्ली अब खोएगा नहीं उनको। ये मोदी जी, ये मोदी मैजिक। तो सुबह से कम चौथी पांचवी बार आकर वो अपना उत्साह दिखा चुके हैं और ये बार बार बता चुके हैं कि भाई 55-56 विधानसभाओं में मैंने प्रचार किया है और मैंने लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को भरोसा जिताने की कोशिश की है। लेकिन संजीव उनियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव साहब, संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिया था, वो संकेत उसी समय समझ में आ गया था कि दिल्ली में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिसका जिक्र नड्डा साहब भी कर रहे थे कि विकसित दिल्ली, विकसित भारत। मुझे ऐसा लगता है कि जब संगठनात्मक और कैडर बेस्ड पार्टी जब किसी बहुत बलवान या बहुत स्टैब्लिश पार्टी के साथ संघर्ष करती है, कॉन्टेस्ट करती है, तो बहुत प्लानिंग के साथ करती है, स्ट्रेटेजी के साथ करती है और नीचे के रूट लेवल तक के कार्यकर्ता को इन्वॉल्व करके करती है। उसका प्रकटीकरण आप देखिए, चाहे कैबिनेट स्तर के मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो सड़क के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे वो आप देखिए होम मिनिस्टर हो, और चाहे नीचे के लेवल के जो है कॉर्पोरेटर्स, और उसके नीचे की तरफ अगर हम चले जाएं तो बूथ संभालने वाले कार्यकर्ताओं, जब आपस में इन सबका कोऑर्डिनेशन होता है तो किस तरह का चित्र निकल कर आता है, किस तरह की जो स्थितियों को हम देख सकते हैं, वो आज हमने 1 घंटे पहले नजर आया हम सबको। और मुझे एक और बात और लगती है कि शायद दिल्ली वाले लोग बहुत समझदार हैं, वो प्रॉपर समय देते हैं कि आप अपने को करके नहीं दिखा पाए 5 साल में। एलजी ने आपको तंग किया, कॉर्पोरेशन ने आपको तंग किया, डिपार्टमेंट्स आपको तंग कर रहे, चलो 5 साल और ले लीजिए। 5 साल की और थंपिंग मेजोरिटी दी और उस मेजोरिटी को देखने के बाद उन्होंने देखा, अरे भैया ये तो व्यक्ति हमें लगातार बेवकूफ बनाता है, इस व्यक्ति ने तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, हमारी सड़कें तो गाड़ियों के लायक, क्या पैदल के लायक नहीं, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, और इन सब बातों के बावजूद आप कहते हो कि जमुना में हरियाणा ने ब्लेम गेम खेलते हो आप। तो ये सब देखने के बाद जनता जो है बिल्कुल अपना मन बना चुकी थी और उसका प्रकटीकरण 36, 37, 38 सीटों पे नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब हारेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से हारेंगे। दिल्ली इस तरह नहीं जिताती किसी को 36-36 कर दे, नहीं, उन्होंने प्रूव कर दिया कि हमने मन बना रखा है और हम उसकी शुरुआत केजरीवाल को हराने से करेंगे, सिसोदिया को हराने से करेंगे, और एंड टाइम पर जो हमारी प्रेजेंट मुख्यमंत्री थी भी बोल रही थी, उनको थोड़ा सा 2-4% से जितवाने के लिए करेंगे, वरना हम सारे स्टालवर्ट्स को हरा देंगे। बिल्कुल, और संकेत भी निकल कर आ गया। अजय कुमार मेरे साथ मौजूद है। अजय साहब, अगर 1.5 दशक की बात करें तो इन 1.5 दशक में हमने एक परिवर्तन देखा है मतदाताओं में, वोटर्स में, कि वो कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, या तो वो किसी को हराते हैं या फिर वो किसी को जिताते हैं। हमने लोकसभा में देखा, हमने तमाम राज्यों के विधानसभा, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, किसी को भी, या झारखंड का हो जहां पर विपक्षी सरकार बनी है, या फिर हिमाचल का हो जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, या फिर कर्नाटक को जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जनता ने एक मानस बना लिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, या तो इसे जिताना है या फिर इसे हराना है। बेशक, देखिए अब हुआ क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनता का जो, वैसे विजडम के मामले में तो हम लोग शुरू से ही काफ़ी एकदम दिखलाती रही है जनता की
जो वो जाती है जिस तरह से करती है वो सही करती है, लेकिन पिछले 10 वर्ष 15 वर्ष के आप दरमियान में आप देख लीजिए कि कहीं भी, चाहे वो पोजीशन रूल्ड या भाजपा की सरकार हो या भाजपा की सरकार नहीं हो, विपक्षियों की सरकार हो, जहाँ भी वो आई है, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा मनोज जी की अभी वो पूरे फुल मेजॉरिटी के साथ ही आई है। अब इसमें कोई संकेत नहीं, इसका अर्थ ये है कि उन्हें ये पता है कि कौन डिलीवर करता है। आप देखिए जहां अपोजिशन पार्टी भी सत्ता में आई है वो उसने वहां डिलीवर किया है। तमिलनाडु की ही बात ले लीजिए या कहीं और दूसरे जगह की बात ले लीजिए, उन लोगों ने वहां डिलीवर किया है, तब वो आ रहे हैं। जनता वो ग्रास रूट लेवल पर, अब ये अलग बात हो सकती है कि उसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन बावजूद इसके ये बिल्कुल तय दिखा है कि वहाँ उन्होंने डिलीवर किया है। आप सदर्न साइड के जितने स्टेट्स में भी आप देख लीजिए, और जहाँ नहीं किया है वहाँ हारे हैं। तो ये भी तय है, बिल्कुल ये बात सही है। इसका अर्थ ये है कि जनता ये चाहती है कि आप डिलीवर करें, और डिलीवर करें। यहाँ पर दिल्ली सरकार पर अगर हम आते हैं तो बिल्कुल साफ देखते हैं कि पहला टर्म तो चलिए ठीक ठाक था, दूसरे टर्म में भी सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि केजरीवाल जी का जो स्टेचर था वो बहुत ऊंचा था। नॉर्मली पॉलिटिक्स में इतने क्वालिफाइड लोग कम आते रहे हैं, और वैसे आने के बाद वो भले ही वो बहुत क्वालिफाइड ना दिखते रहे हों, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्थिति बनाई है। लेकिन केजरीवाल जी के साथ बात उलट था, वो शुरू से ही वो एक बहुत हाई पेडेस्टल पर आए। उनका एकेडमिक देख लीजिए, वो IITN थे, इसके बाद वो उन्होंने UPSC किया, उसमें वो सर्विंग थे, ऐसा नहीं था कि वो रिटायरमेंट के बाद आए थे। तो उनसे बहुत सारे, और अन्ना आंदोलन में जुड़े थे, जैसा कि अभी इस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, और वहाँ से बहुत बड़ी बातों को लेकर के वो उठे थे, और उसमें अन्ना जी का उन्होंने एक तरह से कॉन्फिडेंस भी लिया था। बाद में हालांकि उसमें कंट्राडिक्शंस आया कि वो निकल गए, और जब निकले तो उन्होंने पार्टी बनाई, सरकार भी बनाई, यह भी अच्छी बात हुई, चलिए ठीक है। चूंकि उनके बड़े बड़े वायदे थे, बड़े बड़े उन्होंने एक्सपेक्टेशंस जगाए थे। होता क्या है कि जब कोई भी सरकार बड़े एक्सपेक्टेशंस को लेकर के आती है तो उसके मापदंड जनता के नज़र में काफ़ी कड़े हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा ऊंचे स्तर को लेकर के आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपसे उसी एक्सपेक्टेशन पर जनता एक्सपेक्ट करती है। यही सबसे बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक हुआ केजरीवाल जी के साथ। उन्होंने बड़े ऊंचे मापदंड अपने लिए रखे थे, लेकिन उन मापदंडों पर वो करीब करीब कई जगहों पर वो विफल होते कट्टर ईमानदार। अगर आप राजनीति में हैं, राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, तमाम राज्यों में जाकर अपनी राजनीतिक पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं का विस्तार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर संसाधनों की जरूरत पड़ती है। और जब संसाधनों की जरूरत राजनीति में पड़ती है तो फिर उसके लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है। पैसे कोई पेड़ पर तो उगते नहीं है, वो तो आपको व्यवस्थाओं में से ही निकालने होते हैं, या फिर आपको तमाम ऐसे लोग। इस बीच स्वाति मालीवाल कुछ बोल रही है, सुनते हैं। स्वाति जुड़ गई होंगी जी, स्वाति मालीवाल हमारे साथ जुड़ गई। स्वाति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने उम्मीद की, एक संघर्ष, आपकी लड़ाई, और लंबे समय तक ये लड़ाई लड़ी, और मुझे लगता है कि भले ही आप आम आदमी पार्टी में अभी भी हैं, लेकिन लोग आपको बीजेपी का स्टार कैंपेनर कह रहे थे। और आपने जिस तरीके से गंदा पानी दिखाया, आपने कूड़ा दिखाया, और आपने इंडिया न्यूज के ऑफिस में आके हमारा जो खास कार्यक्रम दिल की बात में उन तमाम बातों का जिक्र भी किया। आपने बताया कि किस तरीके से एक आम आदमी पार्टी हम लोगों ने खड़ी की, हम लोगों ने बनाई, और वो आम आदमी पार्टी की परिकल्पना कुछ थी और ये आम आदमी पार्टी कुछ और हो गई। ये वो आम आदमी पार्टी हो गई जिसमें अरविंद केजरीवाल के घर पर बार भी होता है। तो क्या कहेंगे आज के इन परिणामों पे? सर, मैंने किसी पार्टी विशेष के लिए कैंपेन नहीं करा, मैं तो जनता के लिए कैंपेन करा, दिल्ली के लिए कैंपेन करा, और मैंने यही कोशिश करी कि एक आइडियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं। एक आइडियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो होते हैं जो कि अपने एयर कंडीशनड ऑफिसेज में बैठ के पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करें, बट जमीन पे जाएं और लोग जो समस्याओं से ग्रस्त हैं उनको उठाएं और उनकी मदद करें। सड़कें टूटी पड़ी थी, नालियां ओवरफ्लो कर रही थी, गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर आ रहा है, यमुना जी बिल्कुल काली प्रदूषित हो रखी है, एयर पोल्यूशन है। मैंने अपने काम से ये मुद्दे उठाए हैं और मैंने कोशिश करी है कि सरकार की जवाबदेही इन इश्यूज पे तय की जाए। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के हारने का सवाल है, मैं ऐसा मानती हूं कि किसी का भी घमंड और अहंकार बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अरे रावण तक का अहंकार चूर चूर हो गया तो ये तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। जब जब इतिहास गवाह है, जब जब किसी नारी पे वार हुआ है तो जिसने भी ऐसा करा है भगवान ने उसको दंड दिया है। लोग बहुत गुस्से में हैं और इसी कारण से अरविंद केजरीवाल जी आज इतनी बुरी तरीके से हारे हैं। स्वाति, क्या हम ये माने कि स्वाति के लिए यह लड़ाई जो थी वो किसी आदमी के हारने जीतने से अधिक प्रतिशोध की थी?
नहीं सर, नॉट एट ऑल। आई डोंट बिलीव इन अरविंद केजरीवाल जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। मैं वेंजेंस के लिए नहीं लड़ती, मैं अपने लिए नहीं लड़ती, मैं औरों के लिए लड़ती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि जब आपको संविधान की शपथ आप लेते हैं तो फिर आप इस देश के लिए हर पल समर्पित होते हैं। तो मैं इस स्वाति के देश की मुताबिक लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं दिल्ली की लड़ाई लड़ रही हूँ। और इसीलिए अगर आप देखेंगे इस पूरे पीरियड में मैं जमीन पे गई, मैं पूरा टाइम मैंने बैठकर ये तो नहीं बोला मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी है वो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, लीगली लड़ूंगी। लेकिन हाँ, मैंने जनता की लड़ाई लड़ी, मैंने लोगों की लड़ाई लड़ी, और मैंने एक जागरूकता भी लाने की कोशिश करी और सरकार को जवाबदेही तय करने की कोशिश स्वाति, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो नतीजा सामने है, आम आदमी पार्टी की हार की 5 वजहें क्या मानती हैं आप? सर, काम ही नहीं हुए, लोगों के काम ही नहीं हुए। हम इतने बड़े बड़े सपने दिखाकर पावर में आए, हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी और हमने बोला कि हम वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे, लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। आज तो हालात ये हैं कि साउथ सुडान से बदतर हालात हैं। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात सर, कथनी और करनी में अगर इतना फर्क होता जाए, जो लोगों को बिल्कुल साफ दिखता चला जाए। कोविड के दौरान जब पूरी दिल्ली जल रही थी, लाशें जल रही थी, हालत इतनी खराब थी, लोगों के घरों में मौतें हो रही थी, तब अरविंद केजरीवाल जी 100 करोड़ का घर बनाते हैं अपने लिए सरकारी पैसे से। 8 कोठियां, सरकारी कोठियां, बनी बनाई कोठियां तोड़ते हैं। उसके बाद वो सारा मिलाकर एक 50,000 स्क्वायर फीट का घर बनाया जाता है, शीश महल बनाया जाता है। तो क्या लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? और ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने सत्ता में आने से पहले बार बार ये बोला कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा। तो सरकारी जो बड़ा घर था वो भी इनके लिए काफी नहीं था, उन्हें उसको भी तोड़ के बनाना पड़ गया। तीसरा, हम बोलते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, पर आप ही के घर में आप ही की सांसद को बुरी तरीके से पीटा गया, घसीट घसीट के मारा गया, जूतों से मारा गया, थप्पड़ों से मारा गया, आप बचाने नहीं आए। और जिस मामूली गुंडे ने उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, आपने उसको ना सिर्फ बचाया, आपने उसे बार बार प्रमोट करा। उस आदमी को आज Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है पंजाब सरकार से। आज वो चीफ एडवाइजर है पंजाब चीफ मिनिस्टर का। तो ये सब अगर ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन साथ ही एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी करीब 22 सीटें दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी के पास और करीब 43% वोट बैंक आम आदमी पार्टी को मिला है। सरकार में वो नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने हार के बाद कहा है कि वो विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, वो समाज सेवा करेंगे और लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो अब तक आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में थे तो कुछ बोलते नहीं थे। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी कई धड़ों में टूटेगी, चाहे वो दिल्ली हो या फिर पंजाब? जी, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। और अरविंद केजरीवाल जी, जितना मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें करना तो ये चाहिए कि आज उन्हें मंथन करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं अरविंद केजरीवाल जी को जानती हूँ, उन्हें इतना गुस्सा आता है, आज वो बहुत गुस्से में होंगे, बहुत लड़ाइयाँ हो रही होंगी, बहुत आज पता नहीं किसके ऊपर गाज गिरने वाली है, भगवान जाने। आपको क्या लगता है किन किन लोगों पर गिर सकती है आज? चीजें भी तोड़ते हैं, तो मतलब मेरे को नहीं पता आज वो किस, उनकी क्या मंशा और क्या माइंडसेट होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को मैं सच ये मानती हूँ कि उनको सोचने की जरूरत है और सच में वही करने की जरूरत है। लेकिन आपने जहां पर कूड़ा फेंका, जहां पर आपने गंदगी दिखाई, वो आतिशी चुनाव जीत गई है। देखिए, आतिशी मारलेना जी को जनता ने अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जिताया है तो एक आशा से जिताया है कि ये मुख्यमंत्री हैं उस वक्त की, अभी तो मुख्यमंत्री थी, तो मुख्यमंत्री हैं, कुछ अच्छा करेंगी, उस आशा से जिताया है और उनको उसकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। और जैसा उन्होंने पहले करा। राणा जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि इस वक्त केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम उनके पास चलेंगे। अन्नपूर्णा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली के इन चुनाव परिणामों को आप कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उन्होंने विश्वास जताया और मोदी की जो गारंटी है उस गारंटी पर उन्होंने मुहर लगाया है जी। तो विशेष रूप से दिल्ली की जनता को आभार। अन्नपूर्णा जी, अगर 3 कारण आप निकालें कि ऐसे 3 कारण रहे हैं जिससे दिल्ली में यह प्रचंड बहुमत आया है, क्योंकि आप जिस राज्य से आती हैं वहाँ बहुत कोशिश की गई, बावजूद इसके आपकी पार्टी वहाँ नहीं जीत सकी और वहाँ
हेमंत सोरेन की सरकार जस की तस बनी रही, लेकिन दिल्ली में आपने पासा पलट दिया। 27 साल बाद आपने व्यवस्था बदल दी है, और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। 3 कारण क्या लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली वासी त्रस्त थे। एक तो इनके झूठ से, आम आदमी पार्टी अपने आप को आम आदमी कहती थी, लेकिन जिस तरह से शीश महल उन्होंने बनवाया, आम लोगों की चिंता उन्होंने नहीं की। उन्होंने शिक्षा का मॉडल कहा, बट कहीं भी शिक्षा का मॉडल दिखा नहीं, और लोगों ने उनके इस झूठ को नकारा है। इस झूठ को चूंकि 11 साल हो गए, ये सुनते सुनते लोग पक गए, और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास इन पर से खत्म हुआ कि ये सिर्फ बोलते हैं, ये झूठ बोलकर लोगों पर शासन करना चाहते हैं। तो ये आम आदमी नहीं है, बल्कि ये लोग खास बन गए थे, और आम जन की चिंता नहीं थी। दिल्ली वासी जिस तरह से गंदगी में रहते हैं, जो जमुना सफाई के नाम पे लोगों को ठगा गया, आज लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं, निश्चित रूप से लोगों के मन में इनके प्रति काफ़ी आक्रोश था, और चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह जाने का भी अवसर मिला। तो लोगों का अंदर से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इनके प्रति आक्रोश था, और ये दिखा कि स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे लोगों ने बहुमत दिया है। और निश्चित रूप से लोग जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की भी गारंटी है। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोदी की गारंटी पर दिल्ली के लोगों ने, 10 वर्षों से जिस तरह केंद्र में सरकार है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा दिया है। लेकिन दिल्ली की जनता अभी भी फंसी हुई है। भले ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई हो, लेकिन जो एमसीडी है उसमें अभी भी आम आदमी पार्टी है। और एमसीडी आपको पता है क्षेत्र के विकास के लिए, स्थानीय विकास के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए कितनी जिम्मेदार है। तो जनता अभी भी फंसी हुई है। देखिए, जब केंद्र में अपनी सरकार है, दिल्ली में भी अपनी सरकार, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से जब सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था परिवर्तन होता है, और हर तरह से लोगों को ये पूरा विश्वास है, ये भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, जब हमारी सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से जो आम लोगों की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा चिंतित रहते हैं, और यही वजह है कि तीसरी बार केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तो एक एक चीज़ों को वो बारीकी से देखते हैं, और निश्चित रूप से लोगों के लिए कार्यक्रम बनाकर उस योजना को नीचे स्तर तक पहुंचाना, ये उनका लक्ष्य होता है। और यही वजह है कि आज केंद्रीय मंत्री भी सुदूरवर्ती ग्रामों में जाकर, गाँवों में जाकर योजना को देखते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, और उस योजना से लोगों का क्या फायदा है ये चीज भी देखते हैं। तो आने वाले समय में जो दिल्ली की पार्टी की जो चुनावी रणनीति होती है, आपदा की सरकार थी, आपदा की सरकार गई, और जो उन्होंने अव्यवस्था फैलाई है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार होगी, सारी अव्यवस्थाएं दूर होंगी, और दिल्ली की जनता जिस विश्वास के साथ मत दिया है, निश्चित तौर पे वो उनको जो भरोसा उन्होंने किया है, वो भरोसा पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी। एक सवाल आपसे है, आपकी पार्टी की जो चुनावी रणनीति होती है उसको आपके जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, वो भी सराहते हैं और चाहते हैं कि उन्हीं की तरह, आपकी तरह ही उनके पास भी उस तरह का बंदोबस्त, उसका संगठन हो जाए। पूरी ताकत से आप लोग लड़ते हैं और कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर के ही आप चलते हैं, नरेंद्र मोदी फैक्टर हटा देते हैं तो बीजेपी के लिए फिर लड़ाई जो है मुश्किल हो जाती है। दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी को आपने खड़ा किया अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में। मोदी जी ने अपनी सभी 5 रैलियों में बार बार, मुझे लगता है 33 बार तो उन्होंने मोदी की गारंटी कहा होगा, 77-78 बार उन्होंने मोदी कहा कि मोदी कह रहे हैं, मोदी की गारंटी। तो जीत जाने का एक बड़ा कारण आपके पास नरेंद्र मोदी हैं, और आप मतलब सिर्फ एक जगह बैंक कर रही हैं, ये भी आपके लिए मतलब एक बड़ा चैलेंज है। हेलो, आवाज आई? हेलो, अन्नपूर्णा जी, मेरी आवाज आई? उनको आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया उनका करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमसे बातचीत कर रहे थे। कुल मिलाकर अगर राणा जी को देखें, दिल्ली के इस परिणाम को देखें, तो बहुत सारे विषय निकल कर आ रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर सामने चेहरा कौन है।
कौन व्यक्ति है, क्योंकि भारतीय राजनीति में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं, वो चुनाव के समय वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं, 5 साल कुछ नहीं होता, फिर अचानक से चुनाव आ जाता है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी, उनके नाम पर यह चुनाव हुआ, और उस नाम पे चुनाव, और देश के प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में कहा कि यह आपदा है, इस आपदा को हटाना बहुत जरूरी है दिल्ली के विकास को लेकर, एक बड़ा सा शायद उसके कारण। मनोज, अभी जहां जहां ना मोर्चा बीजेपी के लिए बहुत मजबूत है, यानी उनके लिए मुश्किल है, चैलेंज ज्यादा है, वहां नरेंद्र मोदी को झोंक दिया जाता है। हरियाणा में आप देखिए, नरेंद्र मोदी को एक सिरे से लगाएगा और नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरी लड़ाई लड़ी गई, और वो सरकार, जिस सरकार के जाने के पूरे आसार थे, वो बनी रही, और पिछले 2 बार के मुकाबले ज्यादा सीटों के साथ बनी रही। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को उखाड़ना इतना आसान नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कई दफ़ा कहा कि 2050 तक भी आप मुझे उखाड़ना चाहेंगे, हराना चाहेंगे, नहीं हरा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जब ये कह रहे थे तो कोई बेवजह कह रहे थे या बेबुनियाद बात कह रहे थे। उन्होंने दिल्ली के भीतर अपनी ज़मीन बहुत मजबूत की, पकड़ लोगों के बीच में की। उन्होंने अपनी सारी पॉलिसी ऐसी बनाई कि वोट बैंक को वो अपने पास रखें। वोट बैंक ही है कि आज देखिए 53% उनका पिछला वोट, 53.5% के आसपास, आज 10% कम है। बीजेपी के पास 8% के आसपास का इजाफा है। 10% वोट तोड़ा है बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा के 10 साल के शासन के बाद। तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल हारे हैं, और हारने का कारण जो स्वाति कह रही हैं वो बहुत सारे हैं। सरकार ने काम नहीं किया है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो गई। आप कट्टर ईमानदार की इमेज के साथ चल रहे थे, ध्वस्त हो गई। आप आम आदमी की तरह जीवन जीना चाहते हैं या जीवन जीते हैं, वो शीश महल ने खत्म कर दिया। तो जितनी चीजें आपने, जो बेसिक प्लान था आपका, जो बेसिक प्रेमाइस था, उसको बीजेपी ने बम्बार्ड करके ध्वस्त कर दिया। कुछ था ही नहीं आपके पास। अब सिर्फ ये है कि जैसे आप हैं वैसे हम हैं, अब आपकी लड़ाई लड़ लो। उसमें बीजेपी का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। संगठन है, लोग हैं, पीएम का फेस है, उनके पास क्रेडिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं, बहुत सारे राज्यों में वो लगातार आते जा रहे हैं। तो वहाँ फिर अरविंद केजरीवाल के लिए टिक पाना बहुत मुश्किल था। अगर उन्होंने अपना बेसिक प्रेमाइस इंटैक्ट रखा होता तो फिर बहुत मुश्किल था अरविंद केजरीवाल को यहाँ से हटाना। विशेष जी, आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ठीक कहा राणा यशवंत जी ने, मैं सहमत हूं उनकी बात से। और बहुत ही जानदार तरीके से आंदोलन से जब पार्टी आई थी अरविंद केजरीवाल की, तो बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ में एक योजना बनाई गई। आप देख रहे हैं जो फ्री वाली चीज़ थी, ये छोटी बात लगती है, लेकिन जिसको फ्री में पानी मिलता है, जिसको फ्री में बिजली मिलती है या बस यात्रा मिलती है, उसको अपनापन हो जाता है उस पार्टी से। उन्हें पता राजनीतिक पार्टी सब एक जैसी होती है, क्यों ना मैं ये लाभ लूँ। तो वो लाभ लेके इतने जुड़ चुके थे, और आज भी वोटर काफ़ी हद तक उनके पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी वो ना कहती कि हम वो योजना जारी रखेंगे, तो बड़ा मुश्किल था भारतीय जनता पार्टी के लिए। वास्तविक भारतीय जनता पार्टी ने कई संघर्ष किए, 5 साल और बड़ी लड़ाई लड़ी, टीम ने अच्छे काम किए, चाहे वो वीरेंद्र सचदेवा जी के द्वारा अच्छे काम करना हो, पूरे टीम के द्वारा अच्छे काम करना हो, पूरे विंग के द्वारा अच्छे काम करना हो, ईमानदारी से संघर्ष से जुड़े रहना हो। लेकिन ये भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष के साथ साथ में भविष्य को दे पाई कि हम ऐसा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, वो भी एक चेहरा था यहाँ। अच्छा जी, देश की राजधानी दिल्ली में अगर देखा जाए तो ज्यादातर दूसरे राज्यों से आए हुए एक बड़ी आबादी है, जिसमें पूर्वांचल के लोग भी हैं, दक्षिण के भी लोग हैं, दूसरे राज्यों के लोग हैं, हिंदी पट्टी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो अपने अपने रोजगार के लिए, नौकरी पेशा के लिए यहाँ पर आए हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली में आने का ख्वाब होता है, बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं। अब यहाँ आकर आपको हवा दम घोंटू मिले, यहाँ आकर आपको पानी गंदा मिले, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर वही आपको नहीं मिल पाए, आप जिस सड़क पर चल रहे हैं वहां पर गड्ढे हों, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कारण है कि जो दिल्ली के प्रभारी पांडा हैं, उन्होंने कहा है कि पहले कैबिनेट की बैठक में यमुना को लेकर फैसला होगा। आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात कहा। इसमें एक बात और भी है कि आपने जो कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये इस संदर्भ में है कि वो देश की राजधानी में